नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट का जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा वक्फ बिल। क्या है वक्फ बिल, इसमें क्या समस्याएं हैं जो कि विपक्ष काफ़ी इसमें हंगामा कर रहा था या बिल को पास नहीं होने देना चाह रहा था। सरकार की तरफ से क्या संशोधन किया गया है, वक्फ बिल क्या होता है या वक्फ संपत्ति क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ इस्लाम धर्म में एक ऐसी व्यवस्था है कि ईश्वर के कामों के लिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करता है। ये हर एक धर्मों में होता है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी है। तो जो उन संपत्तियों को दान करता है वो वक्फ कहलाता है। ठीक है, आगे है कि यह विधेयक अगस्त 2024 में पेश किया गया और भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी कमेटी में भेजा गया। तो आपको पता होगा कि यह बिल आया मानसून सत्र में यह बिल आया, लेकिन ये बिल काफी विरोध हुआ इस बिल में। तो इस बिल को भेजा गया जेपीसी कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, जिसके अध्यक्ष थे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल। उनके अध्यक्षता में गया, जिसमें 40 संशोधन को रखा गया था, जिसमें से 14 संशोधनों को इस कमेटी ने मान्यता दी। 27 फरवरी 2025 को पैनल ने 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें 40 में से 14 संशोधनों को कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी और दोबारा ये संसद में आया। तो वक्फ संपत्तियों में विवादों और संपत्ति प्रबंधन में सरकार को नियंत्रण प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा इस बिल में कि जो संपत्ति है जिसमें विवाद है और उस पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। वक्फ संपत्ति क्या होती है? किसी व्यक्ति के पास चल या अचल, चल किसको कहते हैं? रुपया पैसा। अचल जमीन जायदाद। चल मतलब रुपया पैसे को चल संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं जमीन जायदाद सोना जो भी वह अचल संपत्ति है। संपत्ति को हो और उसे वह धर्म के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान करता है। धर्मार्थ उद्देश्य का मतलब क्या है? धर्मार्थ उद्देश्य का मतलब है कि जैसे आप अपनी संपत्ति को दान कर दिए, उस संपत्ति पे कोई अस्पताल बन जाए, कोई इस तरह का अनाथालय बन जाए जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काम करे। वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरित होती है, यानी कि संपत्ति आप किसी को दोबारा दे नहीं सकते। एक बार जब आप वक्त में दान कर दिए तो ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को आप दोबारा उस संपत्ति को लिख दीजिएगा, तो गैर हस्तांतरित है। ईश्वर के नाम पर रखी जाती है। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और सराय गृह को चलाया जाता है। तो जो वक्फ संपत्ति है उससे जो आय होगी, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, उस जमीन पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, तो जो दुकानों से जो इनकम होगा वो इनकम कहाँ जाएगा? वो इनकम कब्रिस्तानों के रख रखाव के लिए या सरायों के लिए जहां पर लोग ठहरते हैं, या कोई खैराती अस्पताल हो इस तरीके का, उसमें इसका पैसे को लगाया जाएगा। वक्फ संपत्तियों को वक्फ बोर्ड प्रबंधन करता है। इन संपत्तियों को देखता कौन है? तो वक्फ बोर्ड इसको देखता है। वक्फ बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद CWC 1964 में इसकी स्थापना हुई। पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देख रेख और सलाह का काम करता है। तो जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है ये पूरे राज्य में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं पूरे भारत में। तो इनकी देखरेख करता है, इनको सलाह देता है, इनको काम करने के लिए तरीके बताता है। वक्फ अधिनियम 1954 प्रत्येक राज्य में है, एक अलग अलग बोर्ड, आज लगभग 30 हैं। तो वक्फ परिषद है, दो है वक्फ, एक है केंद्रीय वक्फ परिषद और एक है राज्य वक्फ परिषद। तो दोनों में अंतर क्या है? केंद्र में केंद्रीय वक्फ परिषद पूरे राज्यों में जो वक्फ है उनको नियंत्रित करता है, जो कि भारत में लगभग आज 30 हैं। 1995 में एक अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन हुआ। ये वक्फ परिषद में 1995 में एक कानून के द्वारा इसको लागू किया गया और इसमें उस कानून में 2013 में कुछ संशोधन किए गए, जिसको लेकर आज विवाद है, जिसको आज सरकार उसमें से संशोधन करना चाह रही है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने का अधिकार रखता था। तो जो ये 2013 के जो कानून थे उसमें वक्फ जो बोर्ड था, यहाँ पर है वक्फ बोर्ड, किसी भी संपत्ति को
कोई भी संपत्ति है, अगर उसे वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हाँ ये संपत्ति वक्त की है तो वो वक्त की हो जाती थी, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसको आगे देखते हैं। इसमें विवाद किस बात का है, तो 1995 के अभी तक तो ये हुए, इसमें क्या क्या था। अब विवाद हम लोग देखते हैं कि इसमें विवाद किस बात को लेकर है, क्यों सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। तो 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि ऐसे मामले के संबंध में वक्त न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी कोई जमीन है जिसको वक्त में कह दिया कि ये जमीन मेरी है, ये मेरी है कहने का मतलब वक्त की है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, यानी कि क्या नाम है इसका, इसका नाम है वक्त न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल में अपनी बात आप रखेंगे। ट्रिब्यूनल में कौन फैसला करेगा, ट्रिब्यूनल में फैसला करने के लिए एक मुस्लिम कानून के जानकार होंगे जो कि वही फैसला करेंगे। और उन्होंने जब एक बार फैसला दे दिया वक्त के पक्ष में, तो आप फिर किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते जब ट्रिब्यूनल ने एक बार फैसला दे दिया। ट्रिब्यूनल का हेड कौन होता था, एक मुस्लिम कानून का जानकार विशेषज्ञ व्यक्ति ही उसका हेड होता था। 9 लाख एकड़ में फैली संपत्तियों को नियंत्रित करता है वक्त। क्या करता है, आज 9 लाख करोड़ की संपत्ति है, 9 लाख एकड़ में फैली ये संपत्ति है जिसमें चल अचल संपत्ति मिला के, जिनकी अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़। यानी कि जब 9 लाख एकड़ जो संपत्ति है इसकी कीमत मतलब जो उसके आय जो होता है 1.2 लाख करोड़, अगर आय हो या न हो या जमीन की वैल्यू एक अंदाजन मोटा मोटी अगर आप माने तो वो लेकर भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि का ये बड़ा मालिक है। यानी कि सबसे नंबर 1 पे है रेलवे जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर भारत में किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास है, तीसरे नंबर पे आता है। संशोधन क्या क्या हुआ, अब ये जो बिल आया उसमें संशोधन क्या हुआ, वक्त में जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है वही दान करेगा, इसकी उसकी अपनी संपत्ति होनी चाहिए। पहला इसमें क्या संशोधन किया गया, पहले था कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर सकता था इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म को मानने वाला या कोई भी। तो जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, कम से कम 5 साल से, वही व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्त को दान करेगा, पहला। दूसरा, उसकी अपनी संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि अगर दान करना चाहते हैं तो वो जमीन मेरे नाम पर होनी चाहिए। दूसरा, वक्त बाय यूजर, किसी संपत्ति का उपयोग वक्त के तौर पर हो रहा है और उसका दस्तावेज उपलब्ध न हो तो उसे हटा दिया गया। तो नए संशोधन में क्या किया गया कि वक्त बाय यूजर, अगर वक्त बोर्ड किसी संपत्ति जमीन का उपयोग कर रहा है और अगर उसका वैधानिक दस्तावेज वक्त के पास नहीं है तो वो उसके हकदार नहीं होंगे, यानी कि वो हटा दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की होगी या जो उस पर क्लेम करेगा, या किसी के पास कोई क्लेम नहीं करेगा तो राज्य सरकार की जमीन होगी, और अगर उससे कोई क्लेम करता है तो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अगला है कि संपत्ति में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होने पर संपत्ति वक्त को दान कर दी जाती थी, इसे हटाकर महिला को उत्तराधिकारी बनाया गया। पहले क्या होता था कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, अगर उसका निधन हो गया और उसके परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो, यानी कि उस व्यक्ति का कोई पुरुष संतान न हो, तो वो भूमि वक्त को दान कर दी जाती थी, यानी कि वो संपत्ति जो है वक्त को दान हो जाती थी। इसे अब हटाकर महिला को उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी कि उसकी अगर बेटी है तो वो संपत्ति उस महिला की हो जाएगी, न कि वक्त को दान की जाएगी। उसमें वक्त को दान नहीं की जाएगी, वो महिला को उसकी उत्तराधिकारी की। वक्त सर्वेक्षण, वक्त सर्वेक्षण पहले कौन करता था कि जैसे ये वक्त की जमीन है या किसकी जमीन है या कितना जमीन है वक्त का। जैसे अभी किसी ने कुछ समय पहले कह दिया था कि संसद भवन जिस जमीन पर है वो वक्त की जमीन है, या जहाँ महाकुंभ मेला है वो जो लगा हुआ है वक्त की जमीन है, या राष्ट्रपति भवन जहाँ है वो वक्त की जमीन है। तो इस तरीके का सर्वेक्षण कौन करता है, तो एक सर्वेक्षण आयुक्त होता था। पहले एक सर्वेक्षण आयुक्त होता था जो कि जमीन का सर्वेक्षण करता था, अब इसे हटाकर जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब जो भी जमीन विवादित होगा, यानी कि जिसपे ये क्लेम होगा
कि ये वक्त की है या कोई कहे कि ये वक्त की नहीं है, दोनों कंडीशन में ये कौन सर्वेक्षण करेंगे? जिला पदाधिकारी जो उस जिले के होंगे वही सर्वेक्षण करेंगे, वही सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। सरकारी संपत्ति पर वक्त का दावा नहीं होगा, यानी कि कोई भी अगर सरकारी संपत्ति है तो उस पर वक्त का दावा नहीं होगा। ये माना जाएगा कि वक्त की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है। इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? कलेक्टर सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार तैयार करेंगे और राज्य सरकार को देंगे, यानी कि राज्य सरकार में जो जिला पदाधिकारी होते हैं वो सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण राज्य सरकार को देंगे। अगला है कि केंद्रीय वक्त परिषद की संरचना में क्या किया गया है? तो केंद्रीय वक्त संरचना में अंतर किया गया है कि 22 सदस्यों में से 12 गैर मुस्लिम होंगे, यानी कि इस कमेटी में केंद्रीय वक्त परिषद में 12 अगर मेंबर 22 मेंबर हैं तो 22 में से 12 होंगे गैर मुस्लिम, 22 में से 12 होंगे गैर मुस्लिम। और ये अनिवार्य होगा, यानी कि गैर मुस्लिम को रखना अनिवार्य होगा। राज्य वक्त परिषद में से 11 में से 7 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, जिसमें 2 मुस्लिम महिला को रखना अनिवार्य होगा। 11 में से 7 होंगे राज्य वक्त परिषद में, 11 में से 7 गैर मुस्लिम होंगे और उसमें से 2 महिला अनिवार्य होंगे। अगला है वक्त ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन। वक्त ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया है। इसमें से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाकर जिला न्यायाधीश को रखा गया है। जो इस्लाम धर्म के जो जानकार थे उनको हटाकर वहां पर जिला जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको रखा गया है। दूसरा सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले क्या था कि जब एक बार ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया कि जमीन आपकी नहीं है तो फिर आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अब है कि 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के फैसला देने के बाद। पहले ट्रिब्यूनल में एक कानून का विशेषज्ञ होता था, इस्लामी कानून का। अब वहां पर जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी होगा। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है इस बिल का? विपक्ष विरोध कर रहा है कि वक्त प्रशासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी हो जाएगी। पहला, वो मानता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है उसमें से मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी हो जाएगी, क्योंकि 22 में से 12 केंद्रीय और 11 में से 7 राज्य में गैर मुस्लिम होंगे। ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाना, इसकी भी विरोध कर रहा है कि आप क्यों जो ट्रिब्यूनल में जो इस्लाम के जानकार थे उनको क्यों हटा दिए। अगला है कि सरकारी संपत्ति का दावा हटाना, यानी कि जिस पर इस वक्फ बोर्ड का दावा है उसको आप नहीं हटाइए, सरकारी संपत्ति होने के बावजूद नहीं हटाइए। और अगला है कि 5 साल इस्लाम धर्म मामले का जो व्यक्ति इस वक्त में जमीन दान कर सकता है उसको कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म को मानना होगा, वही व्यक्ति दान कर सकता है। तो इस कानून को लेकर इतने चीजों को लेकर विपक्ष का विरोध है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ इसमें कमी है या क्या आपको समझ में नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।